हमने देख लिया है कि इंटरनल एड्स कौन कौन से होते हैं। ये हैं टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग्स, डेफिनेशंस, सेक्शंस ऑफ प्रोविजंस के लिए मार्जिनल नोट्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो, एक्सेप्शन, सेविंग क्लॉज, शेड्यूल, पंक्चुएशन मार्क्स, यह सभी इंटरनल एड्स हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि ज़्यादातर इंटरनल एड्स में रिपीट होती हैं, ये ज़्यादातर इंटरनल एड में कॉमन है। इनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। इट कैन नॉट बी यूज व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज क्लियर एंड प्लेन एंड द लैंग्वेज इज नॉट एम्बिगुअस। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस ना हो, मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग ना हो, ऐसी कंडीशन में इंटरनल एड यूज़ नहीं किया जाता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इट कैन बी यूज ओनली व्हेन द मीनिंग इज़ नॉट क्लियर एंड द लैंग्वेज इज़ एम्बिगुअस। इंटरनल एड केवल तभी इस्तेमाल होता है जब वर्ड का मीनिंग क्लियर ना हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस हो, मतलब उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हों। नेक्स्ट, इट कैन नॉट कंट्रोल द क्लियर एंड प्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इंटरनल एड जो है किसी भी वर्ड के क्लियर और प्लेन मीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ वर्ड्स। इंटरनल एड किसी भी वर्ड के मीनिंग और उसके स्कोप को ना तो रेस्ट्रिक्ट कर सकता, ना ही एक्सटेंड कर सकता, ना तो उसको कमतर कर सकता, ना ही उसको बढ़ा सकता। इट कैन नॉट फ्रस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ क्लियर प्रोविजन। यदि कोई प्रोविजन क्लियर है, साफ है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इंटरनल एड उस प्रोविजन के इफेक्ट को, उस प्रोविजन के असर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद द सेक्शन विल प्रिवेल। यदि इंटरनल एड का सेक्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन माना जाएगा, इंटरनल एड को नहीं माना जाएगा। द सेक्शन विल प्रिवेल। यह सभी लिमिटेशंस हैं, यह ज़्यादातर इंटरनल एड्स में रिपीट हो रही हैं, तो इनको हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है। अब शुरुआत करते हैं हम पहली इंटरनल एड से, टाइटल से। टाइटल इज़ गिवन ऑन टॉप ऑफ स्टैट्यूट बुक। कानून की किताब जो है उसमें सबसे ऊपर टाइटल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये टाइटल दिया गया है इस एक्ट के सबसे ऊपर। इट गिव्स द आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, आइडिया अबाउट व्हाट इज़ कंटेंट इन द एक्ट। यह आइडिया देता है कि इस कानून के अंदर क्या होगा, इस कानून का सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे यहाँ पर ये टाइटल है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इससे हमें एक आइडिया पता लग गया है इस कानून के अंदर क्या होगा। इस कानून के अंदर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड नियम और कानून है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइटल। बेसिकली दो तरह के टाइटल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल, एक होता है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल, द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट इज ओनली इट्स नेम। शॉर्ट टाइटल जो होता है एक्ट का नाम होता है। विच इज़ गिवन सोनली फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। इसका सोल पर्पस है, एकमात्र पर्पस है उस कानून को रेफर करना या फिर उस कानून को आइडेंटिफाई करना। शॉर्ट टाइटल इज मैंशनड एज नेम एंडिंग विद द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल जो है कैसे मेंशन किया जाता है, उस कानून के नाम से और किस ईयर में पास हुआ है उससे। जैसे यहाँ पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यह शॉर्ट टाइटल हो गया। लॉन्ग टाइटल, इट इज़ मैंशनड बिलो शॉर्ट टाइटल एंड बिफोर प्रीएम्बल। यह शॉर्ट टाइटल के नीचे, ये रहा लॉन्ग टाइटल, ये शॉर्ट टाइटल के तो नीचे है एंड बिफोर प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल से ऊपर है। यह प्रीएम्बल है, इसके ऊपर है शॉर्ट टाइटल, इससे पहले आ रहा है। इट्स यूज़, इट गिव्स अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्पस और स्कोप ऑफ द एक्ट। इसका यूज़ जो है, इस्तेमाल जो है, यह कानून के, एक्ट के ऑब्जेक्ट को बताता है, पर्पस को बताता है, स्कोप को बताता है, कानून का उद्देश्य क्या है, उसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट टाइटल में लिखा हुआ है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट्स ऑफ पार्टीज। इस कानून का क्या उद्देश्य है, इस कानून का उद्देश्य है कि पार्टीज द्वारा जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है उससे रिलेटेड कानूनों को अमेंड करने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह हो गया आपका लॉन्ग टाइटल। इट्स लिमिटेशंस, लिमिटेशंस हमने ऊपर डिटेल में पढ़ ली थी, वही सेम लिमिटेशंस हैं यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस ना हो तब इसका, इंटरनल एड का, टाइटल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। टाइटल का इस्तेमाल तभी होता है जब मीनिंग क्लियर ना हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस हो। यह किसी भी वर्ड के क्लियर और प्लेन मीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, यह किसी भी वर्ड के मीनिंग और स्कोप को रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड नहीं कर सकता, यह किसी भी क्लियर प्रोविजन के इफेक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता। यदि इस इंटरनल एड का, इस टाइटल का यदि सेक्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेक्शन की मानी जाएगी, टाइटल की नहीं मानी जाएगी। ये लिमिटेशंस हो गई। अब हम नेक्स्ट इंटरनल एड देखते हैं, वह है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ द एक्ट। प्रीएम्बल के अंदर जो है किसी भी कानून के मेन ऑब्जेक्ट्स और रीजंस होते हैं, मेन उद्देश्य और कारण होते हैं। इट प्रोवाइड समरी ऑफ द एक्ट, ये पूरे के पूरे कानून की एक समरी प्रोवाइड कराता है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट के इंट्रोडक्शन की तरह है।
जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उद्देश्य जो हैं वह दिए गए हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। तो यहाँ से उद्देश्य पता लग रहे हैं कि हमें हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या उद्देश्य हैं, और एक तरह से पूरी की पूरी समरी बता रहा है पूरे के पूरे एक्ट की। ये जो प्रीएम्बल है ये ओरिजिनल प्रीएम्बल है, बाद में जब अमेंडमेंट आया था तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड भी ऐड कर दिए गए थे। ये वाला ओरिजिनल है, इसमें केवल सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। यूसेज जो है प्रीएम्बल का इस्तेमाल कब होता है? दीज आर यूज्ड व्हेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज नॉट क्लियर एंड द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर ना हो और लैंग्वेज जो है कानून की वह एम्बिगुअस है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हों, केवल तभी प्रीएम्बल का इस्तेमाल होता है। दीज आर नॉट यूज्ड व्हेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज क्लियर एंड द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज अनएम्बिगुअस। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो और लैंग्वेज जो है कानून की वह अनएम्बिगुअस है, मतलब कि उसका एक ही मीनिंग है, उस कंडीशन में प्रीएम्बल का इस्तेमाल नहीं होता। केस लॉ लिखना हो आपको तो ये लिख सकते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। इस केस में क्या था, ये वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट जो है इसके सेक्शन 5 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। इसमें क्या था इस एक्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट को ताकत दी गई थी कि वह किसी भी पर्टिकुलर केस को सेलेक्ट करके स्पेशल कोर्ट के पास भेज सकती है, और इस चीज़ को अपोज किया गया था कि ये आर्टिकल 14 को उल्लंघन कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रीएम्बल की हेल्प ली, इस एक्ट का प्रीएम्बल देखा, प्रीएम्बल में क्या था, और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि वह किसी भी पर्टिकुलर केस को चूज़ करके स्पेशल कोर्ट्स के पास भेज सकती है। तो यहाँ पर प्रीएम्बल की हेल्प ली गई, इंटरनल एड की हेल्प ली गई। लिमिटेशंस वही रिपीट हो रही हैं कि मीनिंग जो है वर्ड्स का क्लियर और प्लेन हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस ना हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रीएम्बल यूज़ नहीं होता। दूसरा, जब मीनिंग क्लियर ना हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस है तभी केवल प्रीएम्बल यूज़ होगा। प्रीएम्बल जो है किसी भी वर्ड के क्लियर और प्लेन मीनिंग को कंट्रोल नहीं करता, यह किसी भी वर्ड के मीनिंग और स्कोप को रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड नहीं करता, यह किसी भी क्लियर प्रोविजन के इफेक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं करता, और यदि प्रीएम्बल और सेक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेक्शन प्रिवेल करेगा, केवल सेक्शन की मानी जाएगी, प्रीएम्बल की नहीं। यह हो गया प्रीएम्बल। नेक्स्ट इंटरनल एड देखते हैं हम, हेडिंग्स। हेडिंग्स आर गिवन टू अ सेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस। हेडिंग जो है या तो किसी सेक्शन को दी जाती है या फिर सेक्शंस के ग्रुप को दी जाती है। जैसे सेक्शन को कैसे, इस वाले सेक्शन 105 की हेडिंग ये है लीज डिफाइंड, इस वाले सेक्शन की ये है, इस वाले सेक्शन की ये हेडिंग है, इस वाले सेक्शन की ये हेडिंग है, और इन सभी सेक्शंस की क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप की जो हेडिंग ये है, हेडिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस, और ये सभी सेक्शंस की हेडिंग थी, ये सभी, ये पूरे ग्रुप की सेक्शंस के ग्रुप की हेडिंग है। Heading is intended to indicate what the section is about and so may help the reader to identify the relevant provisions more quickly. हेडिंग से पता लगता है कि सेक्शन किसके बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीज डिफाइंड, तो इससे पता लग रहा है कि यह सेक्शन जो है लीज की डेफिनेशन है, और यदि हमें लीज की डेफिनेशन ढूंढनी हो तो हम सीधे सीधे हेडिंग देख लेंगे, हमें यह पता लग जाए हेडिंग देखते ही कि इसके अंदर हमें डेफिनेशन मिल जाएगी, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें डेफिनेशन लीज की कहाँ मिलेगी। Headings have been treated by courts as preambles to those sections और group of sections. हेडिंग जो है कोर्ट्स के द्वारा एक पूरे सेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ सेक्शन के प्रीएम्बल के तौर पे देखी जाती है। इससे पता लगता है कि क्या कहते हैं इस सेक्शन का क्या उद्देश्य है, हेडिंग देखते ही पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर लीज डिफाइंड है तो इस सेक्शन का उद्देश्य है लीज की डेफिनेशन देना। यहाँ पर जैसे लीज हाउ मेड, तो इस सेक्शन का उद्देश्य है कि लीज किस प्रकार बनती हैं। और जैसे पूरे ग्रुप ऑफ सेक्शंस की हेडिंग है ऑफ लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमें पता लगता है इसमें इसका उद्देश्य है कि लीज कैसे, लीज की इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज के बारे में इन सेक्शंस के अंदर बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे टॉली वर्सेस गिडिंग्स, इसमें क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 217 ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट वाज इन क्वेश्चन। रोड ट्रैफिक एक्ट का सेक्शन 217 जो है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे थे, which provides that a person could be held liable for of an offence if he allowed himself to be driven away in a motor vehicle without the consent of its
मास्टर। इसमें देखा था कि क्या कोई व्यक्ति यदि किसी गाड़ी के मालिक की कंसेंट के विरुद्ध या फिर बिना किसी मालिक की कंसेंट के, उसकी मर्ज़ी के बिना किसी गाड़ी के साथ चला जाता है तो क्या वह अपराध की श्रेणी में आएगा, वह अपराध के लिए लायबल होगा, दोषी होगा। तो इसमें जो प्रोविजन की हेडिंग देखी गई थी, हेडिंग थी मिसलेनियस एंड जनरल, और उसकी सब हेडिंग थी पिनलाइजेशन ऑफ टेकिंग मोटर व्हीकल विदाउट अथॉरिटी। तो इस हेडिंग को देख के, इस इंटरनल एड की हेल्प लेके, हेडिंग की हेल्प लेके कोर्ट ने कहा हेडिंग टू द सेक्शन क्लियरली एक्सप्लेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड दस द पैसेंजर वुड बी हेल्ड लायबल ऑफ एन ऑफेंस। इस हेडिंग से, ये पिनलाइजेशन वर्ड जो है हेडिंग में, इससे पता लग गया हाँ कि क्या कहते हैं, पैसेंजर जो है वह अपराध के लिए लायबल होगा, वह दोषी होगा। लिमिटेशंस वही रिपीट हो गई कि हेडिंग जो है यदि वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है और प्लेन है और लैंग्वेज जो है एम्बिगुअस नहीं है तो हेडिंग का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इट कैन नॉट बी यूज। और यदि वर्ड्स का मीनिंग क्लियर नहीं है और लैंग्वेज एम्बिगुअस है तब हेडिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनल एड के तौर पे। ये हेडिंग जो है किसी भी वर्ड के क्लियर और प्लेन मीनिंग को कंट्रोल नहीं करेगी, और यह किसी भी वर्ड के मीनिंग और स्कोप को ना तो रेस्ट्रिक्ट करेगी ना ही एक्सटेंड करेगी, और यह किसी भी क्लियर प्रोविजन के इफेक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी। हेडिंग, यदि हेडिंग और सेक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसी कंडीशन में सेक्शन माना जाएगा, हेडिंग नहीं मानी जाएगी। केस लॉ लिखने हो तो कृष्णैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में कोर्ट ने कहा था हेडिंग्स प्रीफिक्स टू सेक्शंस कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन वर्ड्स ऑफ द प्रोविजन। सेक्शन जो है किसी भी प्रोविजन, किसी भी सेक्शन के प्लेन वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओनली इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी और डाउट हेडिंग और सब हेडिंग में बी रेफर्ड टू एज एन एड इन कंस्ट्रूइंग प्रोविजन। यदि कभी एम्बिग्यूटी है या डाउट है, केवल तभी क्या कहते हैं हेडिंग्स की हेल्प ली जा सकती है किसी भी प्रोविजन के मीनिंग को पता लगाने के लिए। दूसरा केस लॉ है दुर्गा थतेरा वर्सेस नारायण थतेरा। इस केस में क्या था, हेडिंग्स आर, कोर्ट ने कहा था हेडिंग्स आर लाइक अ प्रीएम्बल विच हेल्प्स एज अ की टू द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर बट डू नॉट कंट्रोल द सब्सटेंटिव सेक्शन ऑफ द इनेक्टमेंट। हेडिंग्स जो है प्रीएम्बल की तरह है, यह लेजिस्लेचर जो है जिन्होंने कानून बनाया है उनके माइंड की है, एक तरह से चाबी है कि उनके माइंड में क्या था, लेकिन यह किसी भी कानून के किसी भी सब्सटेंटिव सेक्शन को कंट्रोल नहीं करते। यह हो गया हेडिंग। नेक्स्ट इंटरनल एड है आपकी डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। दे प्रोवाइड मीनिंग ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के मीनिंग प्रोवाइड कराता है, जैसे ये डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें क्या कहते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग है, इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग दिया गया है। देयर पर्पज इज टू अवॉइड एनी अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द मीनिंग। मीनिंग से रिलेटेड कोई भी अनसर्टेनिटी है उसको अवॉइड करता है, यह इसका पर्पस है। अ वर्ड डिफाइंड इन द एक्ट विल हैव द सेम मीनिंग एवरीवेयर इट अपीयर्स इन दैट एक्ट एंड देयर इज नो नीड टू गिव अ डिटेल्ड मीनिंग एवरीवेयर द वर्ड इज यूज्ड। जो भी मीनिंग इसमें डिफाइन किया गया है डेफिनेशन सेक्शन के अंदर, यह वर्ड यदि पूरे कानून में कहीं भी आए तो यही मीनिंग जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, और हर जगह इनका डिटेल मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो डिक्री कहीं आता है तो बार बार ये सारा की सारी डेफिनेशन हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ वर्ड इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन एन एक्ट देन द कोर्ट कैन नॉट रेफर टू एनी अदर एड टू असाइन मीनिंग टू दैट वर्ड और कैन नॉट रिलाई ऑन जनरल मीनिंग। यदि कोई वर्ड, किसी वर्ड की कोई डेफिनेशन इसमें दी गई है तो कोर्ट जो है किसी और एड की हेल्प नहीं लेगा उस वर्ड को कोई मीनिंग असाइन करने के लिए, ना ही उस वर्ड का कोई जनरल मीनिंग पर रिलाई करेगा। जो मीनिंग यहाँ पे दिया गया है केवल उसी को यूज़ करेगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यह डेफिनेशन सेक्शन इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्यों कहलाता है? सिंस डेफिनेशन हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग अ पर्टिकुलर वर्ड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्योंकि जो ये डेफिनेशन सेक्शन जो है यह एक पर्टिकुलर वर्ड को इंटरप्रेट करने में, उसका मीनिंग पता लगाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहा जाता है। ये ऐसा होता है, ये डेफिनेशन क्लॉज जो है इसमें सभी वर्ड्स की मीनिंग दी जाती है। काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस, डेफिनेशन जो कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दूसरी होती है इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कौन सी होती है? डेफिनेशन इन विच वर्ड मीन्स इज यूज। जिन डेफिनेशंस में वर्ड मीन जो है वह यूज़ किया गया है वह रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती हैं। जैसे ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे इसमें मीन्स यूज़ किया गया है, यह रेस्ट्रिक्टिव है डेफिनेशन है, यह भी रेस्ट्रिक्टिव है, यह भी, यह भी, यह भी। अब देखते हैं ये रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव क्यों कहलाती हैं। इट इज़ कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव बिकॉज नो अदर मीनिंग कैन बी असाइंड। ये रेस्ट्रिक्टिव इसलिए हैं, बस रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बस जो मीनिंग ये जो दिया गया है केवल वही यूज़ किया जाएगा, इसके अलावा कोई मीनिंग यूज़ नहीं किया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिव बिकॉज इट कवर्स ऑल पॉसिबिलिटीज़ एज टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड
इट लीव्स नो स्कोप फॉर ऑफ एनी फर्दर एडिशन। जितनी डेफिनेशन दी गई है केवल क्या कहते हैं वही यूज़ की जाएगी, इसमें और कोई एडिशन नहीं होगा। केस लॉ लिखना हो तो इसमें लिख सकते हैं भारत कोऑपरेशन बैंक मुंबई लिमिटेड वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी भारत कोऑपरेटिव होगा ये, कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन। इस केस में कोर्ट ने कहा था वेयर मीन्स इज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इट इज़ हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन। जहाँ डेफिनेशन में मीन्स वर्ड यूज़ किया गया है वह एक हार्ड और फास्ट डेफिनेशन है। नो अदर मीनिंग देन द वन गिवन इन द डेफिनेशन कैन बी असाइंड। जो मीनिंग जो डेफिनेशन इसमें दी गई है इसके अलावा कोई भी मीनिंग इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही कोई और मीनिंग इसमें असाइन किया जा सकता। नेक्स्ट टाइप की डेफिनेशन है इंक्लूसिव एंड और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। डेफिनेशन इन विच वर्ड इंक्लूड्स इज यूज्ड, वह इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे ये इंक्लूड्स वर्ड यूज़ किया गया है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब ये इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव क्यों कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव बिकॉज इट एम्ब्रेस सर्टेन फैसेट्स ऑफ मीनिंग लिविंग अदर्स ओपन। एक तरह से मीनिंग का एक हिस्सा दिखाते हैं, बाकी के लिए ओपन है, और भी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। ये एक्सटेंसिव इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि यहाँ पर संभावना होती है कि मीनिंग को एक्सटेंड किया जा सके, उसमें उसको और बड़ा किया जा सके। केस लॉ इन रमन भाईलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इट was said that where includes is used in definition of a word, then the word not only bears its ordinary popular or natural meaning but in addition also bears the extended statutory meaning। जहाँ पर वर्ड इंक्लूड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब उस वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग तो होगा ही होगा, उसके साथ जो कानूनी मीनिंग जो है एक्सटेंडेड कानूनी मीनिंग है वह भी होगा। जैसे कि यहाँ पर कोड है, कोड का जो ऑर्डिनरी मीनिंग होगा वो भी माना जाएगा यहाँ पर, और जो स्टैट्यूटरी मीनिंग जो कानून में मीनिंग दिया गया है वह भी माना जाएगा। ये बाकी जो जहाँ मीन्स था वहाँ पे केवल जो ये वर्ड मीनिंग दिया गया है, यहाँ पे ये मीनिंग दिया गया है, केवल यही यूज़ होगा, इसके अलावा कोई और मीनिंग यूज़ नहीं कर सकते। ना ही इसका कोई ऑर्डिनरी मीनिंग, ना ही नेचुरल मीनिंग। जो मीनिंग यहाँ पे दिया है केवल वही यूज़ करेंगे मीन्स वाले केस में, जो रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। और ये इंक्लूसिव वाली जो है यहाँ पर जो कानून में दी गई है वो भी मीनिंग, और जो क्या कहते हैं इसका ऑर्डिनरी मीनिंग है वह भी माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शंस इन एन एक्ट। किसी भी एक्ट में, कानून में जो सेक्शंस के साइड में जो है इनको इंसर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस सेक्शन के साइड में, इस आर्टिकल के साइड में क्या कहते हैं इसको इंसर्ट किया गया है। विच एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, ये जो है इस सेक्शन के इफेक्ट को बताता है, इसके असर को बताता है। जैसे ये मार्जिनल नोट है इस वाले सेक्शन के, इस वाले आर्टिकल के इफेक्ट को बता रहा है कि इसका क्या असर है। जैसे पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स फिट। तो इस सेक्शन का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इस सेक्शन में बताया गया है कि क्या कहते हैं न्यू स्टेट्स कैसे एडमिट किए जाएंगे और इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। हालांकि ये स्टैट्यूट के अंदर हैं, ये पूरा स्टैट्यूट है, कानून है, इसके अंदर दिए गए हैं, लेकिन यह इसका हिस्सा नहीं होते। ये केवल हेल्प के लिए हैं साइड में, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं माने जाएंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज साइड नोट्स। यह साइड नोट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि देखो साइड में नोट्स की तरह हैं यहाँ पर, इसलिए इनको साइड नोट्स भी कहते हैं। एंड आर इंसर्टेड बाय ड्राफ्टर्स एंड नॉट लेजिस्लेटर्स। जो कानून बनाने वाले हैं उनके द्वारा इंसर्ट नहीं किए जाते, ये जो ड्राफ्टर्स होते हैं जो ड्राफ्टिंग करते हैं कानून की, उनके द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। कानून बनाने वाले तो केवल मेन प्रोविजंस देते हैं, ये ड्राफ्टर्स जो हैं इनको साइड में इंसर्ट कर देते हैं। The rule of interpretation is that in olden times help was taken from marginal notes when the clear meaning of the provision is in doubt। पुराने समय में क्या था, मार्जिनल नोट्स की हेल्प ली जाती थी जब भी कभी किसी भी कानून के मीनिंग जो है उसमें कोई डाउट हो। But as per modern view of the court, marginal note doesn't have any role to play because neither they are inserted by legislators nor does they form the part of the statute। लेकिन आज के समय में मॉडर्न टाइम में जो है कोर्ट जो है मार्जिनल नोट्स की कोई हेल्प नहीं लेती, क्योंकि ये ना तो लेजिस्लेटर्स जो कानून बनाने वाले हैं ना तो उनके द्वारा इंसर्ट किए गए, ये ड्राफ्टर्स द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं, लेजिस्लेटर्स द्वारा इंसर्ट नहीं किए जाते, और ना ही ये स्टैट्यूट का पार्ट होते, ना ही ये कानून का पार्ट होते, इसलिए आज के समय में कोर्ट्स इनकी हेल्प नहीं लेती। However, for interpreting constitution many times marginal notes are referred because they were made by constituent assembly। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब इंटरप्रेट करते हैं तो ज़्यादातर
कई बार ऐसा हुआ कि मार्जिनल नोट्स जो हैं रेफ़र किए गए हैं, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ही बनाए गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसी के द्वारा इंसर्ट किए गए थे, उसी के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सेप्शन है जहाँ पर कि मार्जिनल नोट्स की हेल्प ली जाती है। केस लॉ लिखना हो तो आपको बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मार्जिनल नोट्स ऑफ आर्टिकल 286 आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि मार्जिनल नोट्स जो हैं आर्टिकल 286 के यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं। इस केस में बताया गया था कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। विच टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन एज टू द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। Therefore, these could be relied or on to furnish a clue to the purpose and meaning of the article। इसलिए इन मार्जिनल नोट्स पर रिलाई किया जा सकता है किसी भी आर्टिकल के पर्पस और मीनिंग के बारे में कोई आइडिया लेने के लिए, क्लू लेने के लिए कि इस आर्टिकल का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, तो मार्जिनल नोट्स पे रिलाई किया जा सकता है। इनको इंटरनल एड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशंस वही लिमिटेशन जो है रिपीट हो रही हैं। मार्जिनल नोट्स यदि किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर है और लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं है तो उस केस में मार्जिनल नोट्स इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। यह केवल तभी इस्तेमाल की जाती हैं जब मीनिंग क्लियर ना हो और लैंग्वेज एम्बिगुअस हो। यह किसी भी वर्ड के क्लियर और प्लेन मीनिंग को कंट्रोल नहीं करते, ना ही क्या कहते हैं ये किसी भी वर्ड के मीनिंग और स्कोप को रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड करते। यह किसी भी क्लियर प्रोविजन के इफेक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं करते। यदि मार्जिनल नोट्स और सेक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेक्शन माना जाएगा, मार्जिनल नोट्स नहीं माने जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।